नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम आपको पता है कि साइंस की लाइव क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कल जो हमने लिया था उसी का पार्ट 2 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उमा कुमारी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है इसके जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। इसके 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आगामी जितनी भी वैकेंसी है उसके हिसाब से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, थोड़ी देर में सेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑल क्लियर, स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। आपको बताना है क्रॉप रोटेशन इज हेल्पफुल बिकॉज, है ना, फसल चक्रीकरण जो किया जाता है वो सहायता करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इट गिव्स मोर नाइट्रेट इन द सॉइल, मृदा को अधिक नाइट्रेट देता है, यह मृदा को अधिक सल्फेट देता है, यह मृदा को अधिक नाइट्रोजन देता है, यह मृदा को अधिक फॉस्फोरस देता है। बताइए, फसल चक्रीकरण जो क्रॉप रोटेशन होता है, एक क्रॉप के बदले फिर दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, है ना, बार बार क्रॉप को लगातार जो फार्मर होते हैं वो चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसकी ये किस में सहायता करता है, इसकी वजह से क्या होता है, यह मृदा में अधिक नाइट्रेट ऐड करता है। ठीक है, या फिर सल्फेट ऐड करता है, नाइट्रोजन ऐड करता है, या फॉस्फोरस ऐड करता है। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए, जब क्रॉप रोटेशन की बात आती है तो क्रॉप रोटेशन में बहुत सारी क्रॉप्स होते हैं यूँ तो, बट अपन कॉर्न के साथ में जब जो अपने लेंटिल्स होती है, यानी कि ये दलहन जो फसलें होती है, दालें जो होती है, इनकी खेती करते हैं हम, है ना। और कॉर्न के बाद लेंटिल्स को अगर आप ग्रो करवा रहे हैं तो क्या होगा, लेंटिल्स जो होती है ग्रंथिल, इसमें ग्रंथिल जो रूट्स होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, जिससे मृदा में जो होता है नाइट्रेट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट का ए आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया उमा कुमारी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का आंसर आपको बताना है, स्टॉपेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म बाय ए क्रिएटिंग हर्डल इन इट्स बायोलॉजी और फिजियोलॉजी और इट्स डिस्ट्रक्शन बाय यूज ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना, किसी जीवधारी की जैविकी कार्यकी में अड़चन पैदा कर उसके प्रजनन पर रोक लगा देना, दूसरे जीवधारियों के प्रयोग द्वारा उसे पूर्णतः नष्ट कर देना कहलाता है। ये क्या कहलाता है ना, प्रिडेशन कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा, या फिर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। सेकंड का आंसर आपको करना है। बताइए, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। सेकंड का आंसर आपको करना है। अगर किसी जीव की जीवधारी की जैविकी कार्यकी में अड़चन पैदा करके उसके प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन को नहीं होने देना, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको आप किसी ना किसी तरह से रोक रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रिडेशन बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे, या फिर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाएगा। सेकंड का ए बताया है उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल। उस जीव का अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन को रोक रहे हैं। रिप्रोडक्शन को रोकने का मतलब है उसकी नेक्स्ट जो प्रोजिनी जो आ रही है, उसकी जो संतति है उसको आप रोक रहे हैं, है ना।
तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके बता रखे हैं, किसी भी जैविकी कार्यकी में अड़चन पैदा करना है ना, आप फिर उसकी बायोलॉजी उसकी फिजियोलॉजी है ना को रोक कर, ठीक है, अल्टीमेट उसके जो रिप्रोडक्शन है उसको आप रोक रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मच्छर को मारने के लिए हम वो तेल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर फिश का गम्बूशिया जो फिश होती है उसको यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। प्रिडेशन जो होता है, प्रिडेशन में क्या, पर भक्षण, दूसरे जीवों को खाना है ना, वो पर भक्षण कहलाएगा। कंपटीशन का मतलब है कंपटीशन, स्पर्धा। स्पर्धा जब जीवों अलग अलग जो पॉपुलेशन है, अलग अलग जीव है स्पीसीज, उसके बीच में क्या होता है, फूड के लिए है ना, फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेटिंग के लिए है ना, मोस्टली जो कंपटीशन जो होता है वो तीन तीन चीज़ के लिए होता है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल कंट्रोल तो है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड का आंसर आपको बताना, व्हेन द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन सच अ मैनर दैट वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर हैज नो इफेक्ट इट इज कॉल्ड, है ना। यदि दो जीव इस प्रकार रहते हैं कि एक जीव जीव को तो फायदा हो, है ना, एक जीव को तो फायदा हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है, और दूसरा जो जीव है वो अप्रभावित रहता है, उसको न तो फायदा हो रहा है न ही उसको लाभ हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है। कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। एक जो दो एनिमल के बीच में रिलेशन पूछी है, उसमें से एक जो एनिमल है वो तो बेनिफिट हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, दूसरे को ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है ना, तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। थर्ड का आंसर उमा कुमारी ए बता रहे हैं, कॉमन सेलिज्म बता रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए कॉमन सेलिज्म बिल्कुल सही जवाब है इसका, इसको कॉमन सेलिज्म ही कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, एक जीव को तो फायदा होता है और दूसरे जीव को ना तो फायदा होता है ना ही उसको हानि होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, और उस नेस्ट बनाने के लिए जैसे हिरन है ना, डियर के हेयर यूज़ करते हैं, है ना, तो वो कुछ लो अमाउंट में हेयर वो लेते हैं, है ना, तो हिरन को इससे न तो फायदा होता है और न ही उसको हानि होती है ना, लेकिन इनको तो फायदा हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कॉमन सेलिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म में कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह मतलब फूड भी वहीं से लेंगे, स्पेस भी वहीं से लेंगे, है ना, मेटिंग भी वहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो लाइस जो होती है, जुएं होती है, वो हो जाएगा इसका एग्जांपल, या फिर टिक्स और माइट्स जो होती है ना, टिक्स और माइट्स जो होती है जो जानवरों के ऊपर होती है ना, वो पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हनी बी जो है ना, हनी बी और फ्लावर, जो अपने फ्लावर है, हनी बी क्या करती है, वो नेक्टर लेती है फ्लावर से, और फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है, इसका पॉलिनेशन में पॉलिनेशन हो जाता है ना, तो इन दोनों को फ़ायदा होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से कहलाते हैं ना। इन एक्वस एनवायरनमेंट द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्लैंकटन, फोना एंड फ्लोरा, है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, प्लवक, फोना या फ्लोरा, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का आंसर आपको देना है। एक जलीय वातावरण में जो सबसे छोटे जो जीव होते हैं वो उनको कंबाइंडली सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, आपको बताना है, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं फोर्थ का आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है कि
एक्वस एनवायरनमेंट में, जलीय एनवायरनमेंट में जो सूक्ष्मतम सबसे छोटे जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो कहा जाता है वो है प्लैंकटन। क्या कहा जाता है? प्लैंकटन। ठीक है, सबसे छोटे जो जीव होते हैं जलीय एनवायरनमेंट्स में होते हैं उनको प्लैंकटन कहा जाता है। और ये भी दो टाइप के होते हैं इनके ओरिजिन के आधार पर। अगर इनका ओरिजिन प्लांट से है तो इनको बोलेंगे फाइटो प्लैंकटन, और अगर एनिमल ओरिजिन है तो इनको बोलेंगे जू प्लैंकटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्ले सोइल इज ऑब्टेन, है ना, चिकनी मिट्टी प्राप्त की जाती है। कहाँ से चिकनी मिट्टी प्राप्त करते हैं? इन डेजर्ट, मरुस्थल से प्राप्त करते हैं, अराउंड पॉन्ड, तालाब, तालाब के आसपास से प्राप्त करते हैं, ऑन सी शोर, समुद्री किनारों से प्राप्त करते हैं, या फिर ऑन रॉक्स, चट्टानों से प्राप्त करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिफ्थ का आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं फिफ्थ का आंसर क्या होगा। पूछा है क्लेस जो सोइल है, चिकनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो जो तालाब होते हैं, तालाब के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, चिकनी मिट्टी हमको मिलती है ना, अराउंड द पॉन्ड्स। ठीक है, डेजर्ट में तो सैंड मिलेगी, सी शोर में भी सैंड मिलेगी, है ना, और रॉक में रॉक मिलेगी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ओजोन होल में, है ना, ओजोन छिद्र से अभिप्राय है। ओजोन छिद्र से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पढ़िए, स्ट्रेटोस्फियर में छिद्र, ओजोन का समान सांद्रण, या सी ओजोन के सांद्रण में कमी, या फिर डी ओजोन के सांद्रण में वृद्धि। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। फिफ्थ का बी बताया उमा कुमारी ने, बिल्कुल सही बताया। चलिए सिक्स का आंसर बताइए। सिक्स का ए बता रहे हैं, होल इन स्ट्रेटोस्फियर। देखते हैं इसका आंसर क्या हो। देखिए, ओजोन में जो होल की जब बात करी जाती है तो ओजोन लेयर हालांकि स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है ना, ओजोन की जो परत होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है, स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं होल हो जाना, होल मतलब कि जैसे ये लेयर है तो इसमें पूरा होल हो जाना, ऐसी ये इसका मीन नहीं होगा। मतलब कि जो एयर की जो लेयर है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है, इसका मतलब ये होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए नहीं होगा, सेम कंसर्न नहीं, ये भी नहीं होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इनके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, डिक्रीज जो कंसंट्रेशन ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है ना। कि मतलब जैसे अगर पहले ये लेयर थी तो थोड़ी सी उस जगह पे ये हो गई, तो इसके यहाँ पे कम हो गई ना ओजोन की कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ये होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन का आंसर आपको करना, विच वन लेक्स बोथ रूट एंड स्टोमेटा, निम्न में से किसमें रूट और जो मूल और रंध्र नहीं पाए जाते हैं ना, किस टाइप के जो प्लांट है उसमें मूल और रंध्र एब्सेंट होते हैं? हाइड्रोफाइट्स में, मिजोफाइट्स में, या हाइग्रोफाइट्स में, या हेलोफाइट्स में? बताइए, सेवन का आंसर आपको करना है। किस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसमें मूल यानी कि रूट और रंध्र यानी कि स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं?
7 का सी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। देखिए हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं, ठीक है। और जलीय प्लांट को रूट और स्टोमेटा की ज़्यादा कोई ज़रूरत होती नहीं है ना, तो नेचर ने क्या किया, इनको लगभग डीजनरेट कर दिया, लगभग नहीं के बराबर ही होते हैं। तो इसमें जैसे कि अपने लोटस है ना, कमल का जो प्लांट है ना, या फिर जलकुंभी है ना, ये सारे आ जाएंगे। हाइड्रिला है वगैरह। मिजोफाइट जो होते हैं वो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं वो आएंगे, इसमें तो प्रॉपर होता ही है। हाइग्रोफाइट जो नमी वाले एरिया में उगते हैं, और हेलोफाइट जो लवणीय पौधे होते हैं, सेलाइन सोइल और है ना वाटर में वो उगते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। रितिका ने कमेंट किया, सर लैब असिस्टेंट के बैच में साइंस की क्लासेस नहीं लग रही है। अच्छा, अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो हमारे हेल्पलाइन जो नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके पूछिए। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, कुछ में होता है उमा कुमारी, बट मोस्ट ऑफ में ज़्यादा डेवलप नहीं होता है ना। मोस्टोमेटा और जो रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो लगभग वो अपन मान सकते हैं ना। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखिए। एट्थ का आपको बताना है, मांसलोभिद जीरोफाइट होता है ना, क्या होता है, कैपेरिस। कौन एग्जाम्पल पूछा है ना, सक्सुलेंट जो जीरोफाइट है इसका एग्जाम्पल पूछा है, कैपेरिस है, अगेव है, या कैलोट्रोपिस है, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। चलिए राकेश ने एट्थ का ए बताया, कैपरिस बताया। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए एट्थ का आंसर। उमा कुमारी ने भी ए बताया। चलिए देखते हैं, सक्सुलेंट जीरोफाइट की बात करिए। जीरोफाइट जो ऐसे प्लांट होते हैं वो कहाँ पे, ड्राई कंडीशन में उगते हैं ना, डेजर्ट वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं ना। सक्सुलेंट का मतलब होता है फ्लैशी बॉडी है ना, फ्लैशी जो बॉडी रहेगी इनकी, मांसल है ना, मांसलोभिद है ना, मांस जैसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगेव है। क्या है, अगेव। जैसे कि अपने नॉर्मल अपने एलोवेरा देखा होगा है ना, एलोवेरा जो होता है वो उसमें भी उसकी बॉडी कैसी होती है, मांसल बॉडी होती है ना। तो वो भी कैसा है, सक्सुलेंट जीरोफाइट है। अगेव जो है वो भी कैसा है, सक्सुलेंट जीरोफाइट है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइन्थ नाइन्थ का आंसर आपको करना है, हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टराइज बाई है ना, हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद पहचाने जाते हैं किससे, इनकी पहचान करी जाती है, थिक एंड लार्ज लीफ होती है इसमें, मोटी और लंबी पत्ती के द्वारा इनको पहचाना जाता है, या फिर डेलिकेट एंड म्यूसिलेजिनस स्टेम होता है, कोमल एवं लसलसा तना होता है इनमें, या शॉर्ट स्पाइनस स्टेम होता है, छोटा शूलीय तना होता है, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। नाइन्थ का आंसर आपको करना है। हाइड्रोफाइट्स के बारे में पूछा है, हाइड्रोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। राकेश ने डी बताया, ऑल ऑफ द अबव। उमा कुमारी ने डी बताया। चलिए देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो जलीय पौधे होते हैं उनके बारे में पूछा है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, थिक और लार्ज लीफ है ना, ये सारे जो प्लांट होते हैं उसमें ये अपने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो लीफ जो होती है वो छोटी मिलेगी है ना, और थिक नहीं मिलेगी, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर देखते हैं डेलिकेट एंड म्यूसिलेजिनस स्टेम, ये मोस्ट ऑफ लगभग सब में ये चीज़ पाई जाती है। इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, डेलिकेट होता है, और म्यूसिलेजिनस होता है, लसलसा तना होता है ना। ये बात लगभग सब में होगी। शॉर्ट स्पाइनस स्टेम ये भी कुछ में होती है, बट सब में ये नहीं होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए कोई बात नहीं, तबस्सुम ने डी बताया, नहीं इसका बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टेंथ टेंथ का आंसर आपको करना है। मैकेनिकल टिश्यूज इज द बेस्ट डेवलप्ड इन, है ना, यांत्रिक ऊतक अत्यधिक विकसित होता है। यांत्रिक ऊतक जो है सबसे ज़्यादा विकसित किस में होता है? हाइड्रोफाइट्स में, जलीय पौधों में होता है। हेलोफाइट्स लवणीय पौधों में होता है। जीरोफाइट यानी कि जो क्या बोलते हैं ड्राई कंडीशन वाले उसमें होता है, या मिजोफाइट जो नॉर्मल अपने प्लांट होते हैं उसमें होता है। बताइए, मैकेनिकल टिश्यू की बात पूछी जा रही है। टेंथ का आंसर आपको करना है। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। टेंथ का ए बता रहे हैं उमा कुमारी। मैकेनिकल टिश्यू सबसे ज़्यादा किस में डेवलप्ड होते हैं? राकेश ने ए बताया। चलिए देखते हैं। मैकेनिकल टिश्यू की जो बात पूछी जा रही है, सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल जो टिश्यू होते हैं वो जीरोफाइट जो होते हैं, यानी कि ड्राई कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस है ना, इनमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल टिश्यूज डेवलप होते हैं, यांत्रिक ऊतक इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर आपको देना है। प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन शेड आर, है ना, छाया में वृद्धि करने वाले पादप होते हैं। कौन से होते हैं? जेमोफाइट्स, सियोफाइट्स, मिजोफाइट्स या जीरोफाइट्स? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारी कैटेगरीज ऑलमोस्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। अलग अलग जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनका नाम और उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में होने चाहिए, है ना। तो छाया में वृद्धि करने वाले जो प्लांट है उनके बारे में पूछा है, बताइए। इलेवंथ का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। राकेश भी बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा है छाया में वृद्धि करने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं ना। तो फर्स्ट जेमोफाइट, जेमोफाइट जो होते हैं वो सैंड में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सियोफाइट बिल्कुल सही बताया है ना, बी जो है ये। सियोफाइट जो होते हैं वो कहाँ छाया में वृद्धि करते हैं, है ना। मिजोफाइट नॉर्मल प्लांट मोस्टली इसमें आएंगे। ठीक है, जनरल वाले सारे। और जीरोफाइट, जीरोफाइट यानी जो ड्राई कंडीशन में, है ना, रेगिस्तान वगैरह डेजर्ट वाली कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में जो ग्रो करते हैं वो सारे जीरोफाइट्स हो जाएंगे, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन देख लिए हमने। 12th की तरफ बढ़ते हैं। हेलोफाइट्स आर, हेलोफाइट्स क्या होते हैं? साल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं या सैंड लविंग होते हैं, है ना। बताना आपको हेलोफाइट्स। बताइए, 12th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। राकेश ए बता रहे हैं। उमा कुमारी ने भी ये बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, हेलोफाइट्स का मतलब लवणीय पौधे जो होते हैं उनको बोलते हैं लवणीय पौधे, है ना। लवणीय मतलब कि जो ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट
ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है ना, यानी कि जो सेलाइन वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और सेलाइन वाटर की आपको पता है 35 पीपीटी इसकी सैलिनिटी होती है, वहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, तो इनको नेचुरली इनको सॉल्ट रेजिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉल्ट रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो ये वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए राइजोफोरा इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ, है ना, राइजोफोरा लाक्षणिक घटक होता है। किसका लाक्षणिक घटक है? मार्श प्लांट, स्वैम्प फॉरेस्ट, मैंग्रोव वेजिटेशन या सॉल्ट स्वैम्प? बताइए, राइजोफोरा का लाक्षणिक कैरेक्टर पूछा है। राइजोफोरा इज कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट होता है? मार्श प्लांट का होता है, स्वैम्प फॉरेस्ट का होता है, यानी कि जो दलदल में जो उपवन होते हैं उनका होता है, या मैंग्रोव वनस्पति का होता है, या फिर लवण स्वैम्प का होता है? फोर्टीन, सॉरी 13 का बताना आप कौन सा? राकेश 14 का सी लिख रहे हैं, शायद 13 का लिखना चाह रहे थे। उमा कुमारी ने सी बताया 13 का। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया दोनों ने। मैंग्रोव जो वनस्पति वनस्पति जो होती है, यानी कि दलदली क्षेत्र में जो वनस्पति जो उगती है उसमें राइजोफोरा होता है, राइजोफोर्स होता है ना। सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है मैंग्रोव पादपों का विशेष लक्षण पूछा है। मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं उनका विशेष लक्षण क्या है ना? विविपेरी, हिट्रोस्पोरी, पार्थेनोकार्पी या एपोस्पोरी? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उमा कुमारी 14 का ए बता रहे हैं, विविपेरी बता रहे हैं। राकेश ने ए बताया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं दलदली एरिया में उगते हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा दलदल एरिया है और ये प्लांट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसका फ्रूट नीचे गिरेगा तो फ्रूट जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, सोइल है, और सोइल हाईली मॉइस्चराइज सोइल है, तो वहाँ पे एयर नहीं है। तो एयर चाहिए होती है, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए एयर चाहिए होती है, तो एयर वहाँ पे नहीं है। तो फिर यहाँ जो अपने दलदली एरिया में ऐसे प्लांट्स होते हैं उनपे क्या होता है, एक स्पेशल फिनोमेना उनमें पाया जाता है कि जो जब वो पेरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं इसी टाइम पे वो उनमें राइपनिंग हो जाती है, और वो क्या होता है उसमें जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो पूरी तरह जर्मिनेट होके ही वो नीचे गिरते हैं, ठीक है। और तो फिर वो जैसे ही नीचे गिरेंगे तो फिर वो खुद भी वो प्लांट की तरह ग्रो कर जाएंगे इजीली। तो इस कंडीशन को बोला जाता है वीवी पेरी, है ना, वीवी पेरी। वीवी पेरी वर्ड कहाँ से आया? वीवी पेरस का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, जो ऐसे जीव जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, ना, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं ना। ओवीपेरस तो मतलब अंडे अंडे को देते हैं, फिर अंडे में से जीव बाहर निकलता है। वीवीपेरी का मतलब क्या होता है? अपने जैसे समान जीव को ही पैदा करना, ठीक है। तो जो प्लांट मतलब वो छोटा प्लांटलेट ही होता है, छोटा सा पौधा ही होता है जो नीचे गिरता है और वो ग्रो करने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म आई वीवी पेरी, है ना। ये स्पेशल कंडीशन होती है जो किसमें पाई जाती है? जो मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वहाँ पे ये देखी जाती है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। प्लांट्स नियर सी शोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, समुद्र तट के निकट पाए जाने वाले पादप उदाहरण होते हैं ना। समुद्र तट के जो निकट प्लांट पाए जाते हैं उनका वो किस टाइप के होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं, मिजोफाइट्स होते हैं, या हाइड्रोफाइट होते हैं, या सबमर्ज प्लांट होते हैं? बताइए कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, रूट जर्मिनेट इन फ्रूट वाइल अटैच, बिल्कुल सही बता रहे हो। वो जब प्लांट से अटैच होते हैं तभी उनमें रूट में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और रूट्स आ जाती है ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए। 15 का राकेश ने ए बताया है, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आपने दोनों ने।
जो सी शोर समुद्र तट के वहाँ पे क्या होता है, लवणीयता सेलिनिटी ज़्यादा होती है, समुद्र के पानी में सेलिनिटी ज़्यादा होती है, और वहाँ की जो सोइल होती है उसमें भी सेलिनिटी होती है। तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेंगे वो हेलोफाइट यानी कि लवणीय जो पौधे होंगे वो ही वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, सेलिनिटी सेलाइन के प्रति रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हमने देख लिए। चलिए लास्ट में आज का मोटिवेशन एक श्लोक है भगवत गीता का, आपने पढ़ा ही होगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्भा ते संगोऽस्मि कर्मणे, है ना। तो सुना ही होगा, ये इस श्लोक को भगवत गीता का सार भी बोला जाता है ना। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इस श्लोक का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से, बिना फल की इच्छा कि मुझ मेरे आउटपुट या रिजल्ट के बारे में बिना सोचे आप सिर्फ आप अपना कर्म करते जाइए, ठीक है। और आपको सिर्फ, क्योंकि आपके हाथ में कर्म ही है, आप कर्म का जो फल है वो आपके, आउटपुट आपके हाथ में कभी नहीं होगा, है ना। तो आउटपुट कितना आएगा कैसा आएगा वो आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपना एक्शन पे फोकस करना कि भाई मेरे हाथ में अभी टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो उस पर आप फोकस करिए, यही इस श्लोक का सार है। और दूसरा ये एक अर्थ ये भी है कि अगर आपने सही तरीके से अपना काम कर लिया तो फिर आउटपुट तो आना ही आना है, आउटपुट कहीं नहीं जाएगा। वो आपको भले थोड़ी देर लग सकती है उसमें, लेकिन आउटपुट आपको मिलेगा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। और दूसरा सेकंड लाइन का मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल निठल्ले या बिल्कुल बैठ जाएं कि भाई काम फल की इच्छा ही नहीं करनी तो फिर मैं काम क्यों करूं, ये सोच नहीं रखनी। काम तो आपको करना है, और आपको अगर आप सही दिशा में सही काम करेंगे तो फिर उसका फल भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है उसमें देरी हो, बट उस निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो इसी कोट के साथ आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू सो मच शुमा कुमारी। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। चलिए कल एक नए सेशन के साथ फिर से आपसे जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।